देखना सर, नैतिक विकास का सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे और जीन पियाजे में शुरुआती कुछ बातें पढ़ ली थी जिसको आप उनके शब्द कहें, टर्मिनोलॉजी कहें, स्टार्टिंग जहां से होती है वहीं से हमने कहा था भी कि ये पूरा डिटेल हम आपको पढ़ा रहे। डिटेल का मतलब है आप सीटेट में बैठोगे तो उसमें तो एक भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आप इसको पढ़ने के बाद उसमें रह जाए। आप यूपी टेट में भी अगर बैठते हो तो उसमें भी एक भी पॉइंट नहीं कि जो इसमें से छूटे जो हम पढ़ा रहे हैं। सुपर टेट जब भी कभी कभी अगर सुपर टेट की भी बात करें तो उसमें भी जो भी पूछा जाएगा उसी के अंदर पूछा जाएगा। हमने कहा है कि साथ में डीएसएसबी भी आप अगर उठा के लेंगे तो हम इसका लेवल इतना डीप बढ़ा दिए हैं कि आप डीएसएसबी में भी आराम से इससे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अब चलते हैं सर। तो शुरुआती पहले एक लेक्चर हमने ले लिया था, हमने कहा था दूसरा लेक्चर में ही इसको पूरा समेटने की कोशिश करेंगे और तीसरे लेक्चर में जो रह गए हैं, मतलब इस पर सीटेट में और आपके जो भी किसी एग्जाम में मुख्य रूप से देखा जाए तो सीटेट और डीएसएसबी इनके क्वेश्चन लगभग मैच करते हैं। यूपी टेट के क्वेश्चन थोड़े फैक्ट वाले रहते हैं, कंसेप्ट वाले थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन अधिकतर कंसेप्ट की झलक देखने को मिलती ही है। तो पहले हम जितने सीटेट के क्वेश्चन आए हैं उन सीटेट के क्वेश्चनों को इस पर आधारित कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सीटेट के लॉरेंस कोहल वर्ग से रिलेटेड हैं। उन सारे प्रश्नों को यहीं डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो लास्ट में भाई जो हम आपको पीडीएफ देंगे उसमें सीटेट के पहले रहेंगे, फिर उसके पीछे डीएसएसबी के सवाल रहेंगे। डीएसएसबी का भी पैटर्न जो है वो आपका सीटेट से लगभग मैच करता है, थोड़ा और ही अच्छा माना जाता है। चलिए ये पढ़ लिए थे और सीधा आगे चलते हैं। हमने 3 शब्द आपको बताए थे, यहाँ पर पूरी कहानी समझाई थी हिंज की, नैतिक लॉरेंस कोहल वर्ग की, कि किस प्रकार से हिंज जो है वो काम करता है और फिर बच्चों से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हमने नैतिक दुविधा की बारे में बताया कि क्या है, उसके बाद नैतिक तर्कणा के बारे में बताया और फिर बताया नैतिक व्यवहार क्या होता है। इसके बाद ये तीनों हमने एक साथ कंपेयर भी कर लिए थे कि आखिर क्या है। इसी के आगे हमें अब क्या करनी है, चर्चा करनी है। समझते हैं। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा जो आपके दिए गए हैं शब्द, वो लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा समझना सर जरा। फिर आज वही कि सुनना ज्यादा है आपको और लिखना कम, जितना फैक्ट है बस केवल वही लिखते हैं, बाकी चीजें हम क्या करेंगे, समझे देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लॉरेंस कोहल वर्ग का जो स्तर की बात कहें तो इनके स्तर की अगर बात कहें तो मुख्य रूप से पहला, दूसरा और तीसरा 3 स्तरों में इनका जो सिद्धांत है वो आपका बटा हुआ है। स्तर की अगर बात कहें तो कभी कभार इसी को स्तर कहते हैं, इसी को अवस्था कह देते हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, हम इसको स्तर समझते हैं। यही स्तर जो है वो अंदर बटा हुआ है। मतलब ये जो स्तर है वो एक प्रकार से पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर के अंतर्गत आता है, ये जो है वो आपका पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है और ये जो है वो आपका उत्तर पारंपरिक या पश्चिम पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। अब इसी पूर्व पारंपरिक को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, पारंपरिक स्तर को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर पारंपरिक स्तर को 2 भागों में बांटते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर चलती हैं ये एक प्रकार से इनकी अवस्थाएं कहलाती हैं कि ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, ये चौथी अवस्था, ये 5वीं अवस्था और ये 6वीं अवस्था। तो कुल मिलाके नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर हैं, तो उनके नैतिक विकास के सिद्धांत में 6 आपकी अवस्थाएं बताई गई हैं लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा। इन्हीं अवस्थाओं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो बनता है, मतलब प्रश्न पूरी अवस्थाओं में से एक प्रश्न बनेगा। मतलब जो प्रश्न बन सकते कहां, तो या तो अवस्थाओं में से प्रश्न बनता है, या जो हमने कल आपको पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जहां पर बताया था कि नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कणा क्या है, नैतिक व्यवहार क्या है, जिसको नैतिक कार्यवाही भी कहते हैं नैतिक व्यवहार को, तो वहां से प्रश्न आपका बनता है, नहीं तो फिर यहां से। और यदि यहां से नहीं बनता है तो थोड़ा आप और डीप में अगर आप जाते हैं तो तीसरा स्तर है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं जो हम अभी बाद में आपको जोड़ के पढ़ाते हैं बाद में, तो वहां से आपका तीसरा प्रश्न बनता है। मुख्य रूप से 3 मैक्सिमम प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अब बात करें स्तरों में तो सबसे पहले हम पूर्व पारंपरिक स्तर को पढ़ते हैं कि आखिर पूर्व पारंपरिक स्तर क्या है। इसी को पूर्व नैतिक स्तर भी कहा जाता है। ये नैतिक स्तर या पारंपरिक स्तर होता है। इसके बाद यदि कहें तो ये उत्तर पारंपरिक या उत्तर नैतिक स्तर के अंतर्गत या पश्चिम नैतिक स्तर के अंतर्गत इसको काउंट करते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है तो प्रत्येक स्तर को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं बताई गई हैं लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा। अब इसी को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले पहला स्तर उठाते हैं कि पहला स्तर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बात करें, चूंकि इसमें लिखना भी है आपको तो जितनी जरूरत है उतना तो लिखना ही पड़ेगा। तो जो पहला स्तर है इसको या तो हम पूर्व नैतिक स्तर कह दें, समझना सर जरा,
हमें पहले लिखना भी पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके समझा पाएंगे। या तो इसको हम पूर्व नैतिक स्तर कह दें, या इसी पूर्व नैतिक स्तर का दूसरा नाम, इसी को पूर्व पारंपरिक स्तर भी कहते हैं। यानी कि आप चाहें तो इसको पूर्व नैतिक की जगह पर पूर्व पारंपरिक भी कह सकते हो, कि इसको हम पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं। अब इसके बारे में अगर कोई कहे कि ये जो पूर्व नैतिक स्तर है या पूर्व पारंपरिक स्तर है, ये कितने से कितने आयु वर्ग तक चलता है, तो आप कहोगे कि 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक, ध्यान रखना है आपको, 3 से लेके 10 वर्ष तक के बालकों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता। यानी कि बालकों को इसमें क्या किया गया, लॉरेंस कोहल वर्ग ने शामिल किया। अभी जब अपन बाद में पढ़ेंगे कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कुछ कमियां, या लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कुछ आलोचनाएं जो अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई, तो अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सबसे प्रमुख आलोचना यही आती है कि इन्होंने 3 से 10 वर्ष तक के बालकों को केवल क्या किया गया था, शामिल किया था। इन्होंने अपने स्तर में बालिकाओं को यानी कि महिलाओं को इसमें क्या नहीं किया, शामिल नहीं किया, और यही इनकी सबसे बड़ी आलोचना बनकर जो है वो आपकी उभरी है। उस आलोचना से भी प्रश्न आपके बने हैं, यहां तक कि आपके प्रश्न पेपर में आए भी हैं, तो उसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे आलोचनाओं की। अभी केवल बात करते हैं कि पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बालकों के लिए होगा, तो 3 से लेकर 10 वर्ष तक के बालकों के लिए इस स्तर को काउंट किया जाएगा। अब यह स्तर है क्या, या इस स्तर के अंतर्गत कौन कौन सी बातें रहेंगी जो काउंट की जाएंगी, या कौन कौन सी बातें रहेंगी जो चलेंगी, तो एक लाइन पहले उनको लिखते हैं, समझना। इस स्तर में नैतिकता का मूल्यांकन हम लिख लेते हैं पहले कुछ चीजें। इस स्तर में नैतिकता का मूल्यांकन यानी कि बच्चे की जो नैतिकता है, उस नैतिकता का आकलन हम किस आधार पर करेंगे, तो याद रखना है कि बच्चों की नैतिकता का आकलन, यहां सीधा भी लिख लें कि बच्चों की नैतिकता का मूल्यांकन या बच्चों की नैतिकता का आकलन वयस्कों के मानकों, और ध्यान रखना है आपको, जो भी चीजें आपको हम समझा रहे हैं, वयस्कों के मानकों व या और कार्रवाई के परिणाम के आधार पर तय होगा। मतलब क्या समझते हैं सर, पहले इसी लाइन का देखना। एक प्रकार से देखा जाए तो 3 से 10 वर्ष तक के बालकों को नैतिकता का पूर्व स्तर भी इसको कहा गया है, या पूर्व पारंपरिक स्तर को नैतिकता का पूर्व स्तर भी इसको क्या है कहा गया है, यानी कि नैतिकता से पूर्व का स्तर है। और सबसे पहला ही पॉइंट देखा है, वो क्या कह रहे हैं कि आखिर इस पूर्व नैतिक स्तर के अंतर्गत या पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत किसकी व्याख्या की जाती है, किसकी चर्चा की जाती है, तो इसके अंतर्गत बच्चों की जो नैतिकता का मूल्यांकन है वो वयस्कों के मानकों व कार्यवाही के परिणाम के आधार पर तय होती है कि आखिर बच्चों की नैतिकता होगी क्या। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है, समझना। ये कह रहे हैं कि जब 3 से 10 वर्ष तक के जो बालक होंगे, तो उनकी नैतिकता का आकलन का जो आधार होगा कि आखिर उनकी नैतिकता का आकलन आप किस आधार पर करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि वयस्कों के मानकों। अब वयस्कों के मानकों का मतलब क्या, वयस्कों ने कुछ मानक तय कर दिए हैं बालक के लिए, 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए मानक तय कर दिए। देखना माता पिता के मानक भी क्या, बेटा अगर अधिक देर तक टीवी देखते रहोगे तो आपकी पिटाई होगी। आपको केवल 1 घंटे ही टीवी देखना, बेटा 1 घंटे ही आपको केवल मोबाइल चलाना, 1 घंटे ही हम आपको मित्रों के साथ खेलने देंगे, उसके बाद आपको 2 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ने बैठना पड़ेगा। क्या आज के समय में आपके लिए कहते पापा कि बेटा तुम केवल 1 घंटा टीवी देखोगे या तुम केवल 1 घंटा मोबाइल चलाओगे? अब तो मोबाइल हमारी जेब में, हम चाहे 24 घंटे मोबाइल चलाएं। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि छोटी अवस्थाओं के जब बालक रहते हैं 3 से 10 वर्ष तक के, तो उनके लिए नैतिकता का आकलन कौन तय करता है, वयस्क यानी कि जो बड़े व्यक्ति हैं उनके मानक तय करते हैं, और उन्हीं के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के परिणाम के आधार पर इनकी क्या होती है, बच्चों की नैतिकता तय होती है। यानी कि बच्चों में हमेशा भय रहेगा कि अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा टीवी देख ली और मैंने अगर होमवर्क नहीं किया तो या तो अध्यापक मुझको पीटेगा या अध्यापक मेरी पिटाई करेगा,
या मेरे माता पिता मुझ पर क्या करेंगे, किसी ना किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? यानी कि बच्चों की जो नैतिकता का आकलन होता है वो सिर्फ वयस्कों के मानकों और कार्यवाही के परिणाम के आधार पर उनकी नैतिकता तय होती है। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये दोनों अवस्थाओं में, ये दोनों की दोनों अवस्थाएं जो आपकी पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत चलेंगी। प्रथम अवस्था जिसको दंड एवं आज्ञा पालन हम कहते हैं, और दूसरी अवस्था जिसको हम कहते हैं परस्पर अभिविन्यास, आपका जिसको हम कहें परस्पर विनिमय अभिविन्यास, या यूं कहें यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। तो दूसरी अवस्था भी किस पर आधारित रहेगी? उसमें भी बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो किस आधार पर? वयस्कों के मानकों और कार्यवाही के परिणाम के आधार पर तय होगा। अब कार्रवाई का आधार का मतलब क्या? एक बच्चा, देखना, एक बच्चा बैठा हुआ था, मम्मी आइसक्रीम का डिब्बा उसको दे गई है और पूरी की पूरी आइसक्रीम का डिब्बे पर कब्जा जमा बैठा है कि पूरी आइसक्रीम मैं खाऊंगा। और छोटा भाई है उसका, वो रो रहा कि भैया इसको दे दे, या उसका बड़ा भाई है कि उसको दे दे, नहीं पूरी आइसक्रीम मैं खाऊंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। अब ये आइसक्रीम के डिब्बे पर कब तक अपना अधिकार दिखाएगा? जब तक कि मम्मी डंडा लेकर ना आए कि बेटा तुम आइसक्रीम छोटे या बड़े भैया को देते हो या नहीं, कि हम डंडा लेके आए। अब डंडा लेके आया है तो अब कार्रवाई का डर है, और कार्रवाई का डर है तो भैया हमने क्या कर दी, छोटे भैया को थोड़ी सी आइसक्रीम दे दी, नहीं तो हमारे अंदर कोई नैतिकता नहीं थी, हम तो पूरे डब्बे पर अपना अधिकार जमाए बैठे थे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ध्यान रखना है कि बच्चों की नैतिकता का मूल्यांकन किस पर, इस अवस्था में केवल ध्यान रखना है। इस अवस्था का मतलब है इस स्तर, हमने पूरा स्तर लिया है, अवस्थाओं में नहीं बांटा, अवस्थाओं में नहीं बांटा, स्तर लिया है। इस स्तर में अगर वो पूछता है, आपकी अवस्था भी पूछे तो पहली और दूसरी दोनों अवस्थाओं पर बच्चों की मानकता का आधार क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्यवाही का परिणाम। यानी कि किसी प्रकार की कार्रवाई हम पर कर दी जाएगी, या किसी प्रकार के वयस्क ने जो मानक तय कर दिए हैं उसी के आधार पर हमारी नैतिकता तय होगी। यहां तक कि जीन पियाजे का भी इसमें उल्लेख मिलता है, लेकिन चूंकि अपन केवल कोहल वर्ग पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ कोहल वर्ग की बात करेंगे। ध्यान करो, छोटी अवस्थाओं में बच्चे से कहा जाता बेटा चींटी को मारना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बच्चे झूठ बोलना नहीं, झूठ चोरी करना पाप है। तो ये बड़ों के द्वारा तय किए गए मानक हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो जो वयस्कों के द्वारा तय किए गए मानक बच्चों को सिखाया जाता, बेटा आपको किसी की चोरी नहीं करनी, चोरी करना गलत बात है, बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना गलत बात है, बड़ों का अनादर नहीं करना, ये सब चीजें जो बच्चों को सिखाई जाती हैं वो सिर्फ किसके आधार पर सिखाई जाती हैं? वो आपकी उनकी जो नैतिकता जो तय होती है वो केवल प्रथम स्तर के आधार पर तय होती है। बच्चा खुद से किसी को प्रणाम नहीं करेगा, खुद से किसी को नमस्ते नहीं करेगा, मां के कहने पर बेटा जाओ स्कूल जा रहे हो, दादाजी के पैर छू के जाओ, दादाजी के पैर छू के जा रहा है। यानी कि वयस्कों के द्वारा तय किया गया मानक, उसके आधार पर ही बच्चों की क्या होती है, नैतिकता तय होती है। बात समझ पाए कि नहीं? अब इसी को पढ़ना है, इसी को आगे पढ़ना है कि आखिर जो दो अवस्थाएं बांटी गई हैं उन दो अवस्थाओं में क्या क्या कहा गया है। तो पहली अवस्था, देखना सर केवल इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है, उसकी व्याख्या हमने तुम्हें दी है। अब इसी को आगे चलते हैं तो इसको दो भागों में बांटते हैं, यानी कि पहली अवस्था का नाम ले लेते हैं। तो ये हमने ले ली पहली या प्रथम अवस्था, या फर्स्ट ही नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम जो है वो दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन देखते हैं, या इसी को दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास कहा जाता है, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास कहा जाता है, कुछ भी कह दें, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, कुछ भी कह दें, सब नाम यही है। अब यहां पर देखना जरा इसमें क्या कहा गया है, समझना। पहले एक लाइन लिख लेते हैं इसके लिए, फिर समझाते हैं, ठीक है ना। इस अवस्था में बालक इसलिए आज्ञा मानता है ताकि वह दंड से बचा रहे, या ताकि उसे दंड ना मिले।
उसे दंड ना मिले। समझना क्या कहा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास कहता है कि इस अवस्था में बालक इसलिए आज्ञा मानता है ताकि उसे दंड ना मिले, यानी कि आज्ञा का पालन भी वो तभी कर रहा है, आज्ञा भी वो तभी मानेगा अपने माता पिता की ताकि उसको उसके लिए क्या ना मिले, दंड ना मिले। नहीं तो बालक, हमने आपको बताया है, नहीं तो बालक तो क्या जानता है, आइसक्रीम का डिब्बा उसके हाथ में पड़ गया तो पूरा आइसक्रीम का डिब्बा खाली कर देगा, चाहे अगले दिन बीमार पड़ जाए, लेकिन वो उस आइसक्रीम के डिब्बे में से एक आइसक्रीम का पीस भी किसी दूसरे को नहीं देगा। लेकिन तुरंत के तुरंत वो आइसक्रीम का जो पैकेट का जो डिब्बा है उसमें से दूसरों को देना स्टार्ट कर देगा, अगर दंड का डर हो कि अगर मैंने पूरी आइसक्रीम खा ली तो फिर मेरी पिटाई होगी। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर ध्यान रखना है कि इस अवस्था में बालक इसलिए आज्ञा मानता है ताकि उसे दंड ना मिले। देखा होगा कि आपने, एक बालक है, देखना सर, जरूरी नहीं कि आइसक्रीम, दो बालक थे, एक ये बालक रहा, एक ये बालक रहा, ठीक है ना? ये माता पिता थे घर में ही, ठीक है ना? ये बालक थे, ये बालक दोनों कमरे में खेल रहे हैं और खूब देर से जो है वो शोर शराबा कर रहे हैं। माता पिता बराबर कह रहे हैं बेटा शांत हो जाओ, शोर मत करो, लेकिन बच्चे कहां, खूब लगे ऊधम करने। अब उसी में अगर माता जी चिमटा लेकर आ जाए या डंडा लेकर आ जाए कि शांत बैठ रहे कि हम बताएं तुम्हें, अब चुपचाप एकदम दुबक के बैठ जाएंगे, अब ऊधम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब अगर ऊधम कर दिया तो अब किसका डर है, मम्मी के डंडे से पिटने का डर है। तो बच्चे ने आज्ञा कब मानी, जब उसको क्या मिला, दंड मिला। तो बालक इस अवस्था में इसलिए आज्ञा मानता है कि उसे क्या मिल रहा है, दंड मिल रहा है। बात समझ पाई कि नहीं? ध्यान रखना है आपको। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, मतलब थोड़ी सी और भाषा लिखते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट इसमें हैं। अब इसको कनेक्ट करते हैं कहां से, देखना, इसको कनेक्ट कहां से करते हैं, आपके कोहल वर्ग की जो कहानी है, कोहल वर्ग की जो कहानी हमने आपको सुनाई है हिंज नामक व्यक्ति की, उस हिंज से कनेक्ट करते हैं कि आखिर हिंज के संदर्भ में इस अवस्था का क्या उल्लेख है। तो हिंज के संदर्भ में इस अवस्था का उल्लेख है, हिंज कहते हैं, हिंज जो है वो आपके कहते हैं प्रथम अवस्था पर खड़े हुए हैं हिंज, और हिंज के सामने, भाई अब हिंज की कहानी को आपको एकदम ध्यान में रखना है। हिंज कहता है कि हमारी पत्नी बीमार है और हमें दवा चाहिए है, दवा व्यापारी दवा देने से मना कर रहा है, ये हमने पूरी कहानी तुम्हें सुनाई है। और दवा व्यापारी कहता है मैं आपको दवा तभी दूंगा जब आप मुझे इसके जो मैं दाम या जो पैसे की मैं मांग कर रहा हूं, अगर वो आप पैसे हमें दे देते हैं तो मैं आपको ये दवा देने को तैयार हूं। लेकिन वो हिंज के पास इतने पैसे नहीं कि वो दवा व्यापारी को या दवा चिकित्सक को दवा के पैसे दे सके। तो अब उसके पास यही ऑप्शन है कि उसके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, और क्या बचा है, यानी कि यहां पर दवा को प्राप्त करने के लिए चोरी करे या ना करे, यही ऑप्शन बचा था कि नहीं। अब अगर चोरी करता है तो दवा प्राप्त करके अगर चोरी करता है तो निश्चित सी बात है कि दवा ले जाके पत्नी की जान तो बचा लेगा, यानी कि पत्नी की जान तो बचा लेगा, लेकिन पत्नी की जान बचाने के साथ साथ पुलिस भी उसको क्या करेगी, यहां पर पीटेगी, अलग जेल में अलग डाल देगी। तो वह कह रहा है कि अगर यहां पर हमने चोरी की तो हम पुलिस से पकड़े जाएंगे, पिटेंगे अलग, समाज में बेइज्जती अलग होगी, जेल में डले रहेंगे अलग, पत्नी बचेगी वो तो अलग बात है। तो वो यहां पर कहता है, इस अवस्था में हिंज को किसका डर है, चोरी करने पर पकड़े जाने का डर है, पुलिस के द्वारा पीटे जाने का डर है, इसलिए हिंज क्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहली अवस्था में क्या कर रहा है हिंज, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास का पर काम कर रहा है। शुरुआती अवस्था में हिंज कब जो है वो इस अवस्था पर काम कर रहा है, तो हिंज इस अवस्था पर काम कर रहा है, या किसी बालक ने ये जवाब दे दिया कि हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए, हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि पकड़ा गया तो पुलिस पीटेगी, यानी कि पकड़ा गया तो पुलिस पीटेगी। इसका मतलब है कि यहां पर अब
स्टेज पर हिंज जो है वो किस अवस्था पर काम कर रहा है? इस स्टेज पर हिंज जो है वो दंड एवं आज्ञाकारिता या दंड एवं आज्ञा पालन के अभिविन्यास पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उसको डर है कि मैं चोरी तो कर लूंगा, लेकिन चोरी करने के बाद अगर पीटा गया तो वो आपका क्या नहीं करता है? चोरी नहीं करने का विचार बनाता है कि अब हमको चोरी नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने चोरी कर ली और पकड़े गए तो क्या पिटेगी? हमारी मार पिटेगी। ठीक है। अब अगर बात करें इसमें, लेकिन समझना, लेकिन अगर हमें हिंज कहता है कि अगर हमें, देखना, अगर हमें इस चोरी करने के पीछे दंड नहीं मिल रहा होता, यानी कि जो चोरी हमने की है, इस चोरी करने के पीछे अगर दंड नहीं मिल रहा होता, यानी कि चोरी करने के पीछे कोई दंड नहीं मिल रहा, ना तो हमें पुलिस पकड़ेगी, बढ़िया है, फिर तो हम जाएंगे दबा को चुराएंगे और अपनी पत्नी को ठीक करा लेंगे, क्योंकि हमें कोई दंड मिल ही नहीं रहा। तो यहां पर बालक भी यही समझता है, यहां पर जो हिंज है वो कहता है हमें दबा नहीं चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस पकड़ेगी तो हमको पीटेगी अलग, जेल में डाल देगी अलग। तो दंड के कार्य के पीछे, आज्ञा के पीछे, यानी कि जो भी कार्य वो कर रहा है उसके पीछे उसको क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है। तो फिर वो इस कार्य को क्या नहीं करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यहां से जो आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि कोई भी बालक किस कार्य को गलत मानता है, तो वो कहता है कि वास्तविकता में कोई कार्य गलत नहीं होता मेरी नजर में, केवल वही कार्य गलत है जिसके पीछे हमें क्या मिल रहा हो? दंड मिल रहा हो। यानी कि एक बालक है, वो तब तक आइसक्रीम खाना चालू रखेगा जब तक कि मम्मी डंडा लेकर ना आ जाए, तब तक वही कहेगा आइसक्रीम खाना बिल्कुल गलत बात नहीं है। वो अपने छोटे भैया को जब चाहे वो पीट देगा, लेकिन तब से पीटना बंद कर देगा जिस दिन मम्मी ने उसको पीट दिया कि अगर तुमने भैया को मारा तो हम तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि यहां पर जो ये अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन, इसमें चाहे हिंज हो या कोई भी बालक हो, इस अवस्था में वो सिर्फ यही जानता है कि जिस कार्य के पीछे हमें दंड मिल रहा हो केवल वही कार्य गलत है, बाकी सारे कार्य दुनिया में क्या है? सही है। चाहे हम किसी का गला भी काटाएं और उसके पीछे अगर हमें कोई दंड नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे का गला काटना भी सही है। हम किसी के यहां चोरी और डकैती भी कराएं, लेकिन उस चोरी डकैती के बदले हमें कोई दंड नहीं मिल रहा तो चोरी और डकैती करना भी हमारे लिए क्या है? सही है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो याद रखना है यहां पर जब भी कभी वो ये कहे कि यहां पर किसी व्यक्ति को यह कार्य नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा, तो निश्चित सी बात है कि वह किस अवस्था पर है? वह दंड एवं आज्ञा पालन के अभिविन्यास सिद्धांत पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है, वो इस अवस्था पर है। तो बात समझ में आई होगी। लिखना केवल इतना ही है, इस अवस्था में बालक इसलिए आज्ञा मानता है ताकि उसे दंड ना मिले, यानी कि बालक सिर्फ उन्हीं कार्यों को गलत मानेगा जिसके पीछे उस बालक को क्या दिए जा रहे होंगे? दंड दिए जा रहे होंगे। अन्यथा बालक किसी भी कार्य को गलत नहीं मानेगा, उसमें चाहे वो किसी व्यक्ति का मर्डर करना हो, हत्या करना हो, गला रेतना हो, चोरी करना हो, डकैती डालना हो, वो उन सारे कार्यों को सही मानेगा तब तक जब तक कि उस कार्य के पीछे क्या ना मिल रहा हो? उसको दंड ना मिल रहा हो। क्लियर है सर? देखना, अब अगर कहें इसी में थोड़ा सा और समझते हैं। देखना, अगर हम कहें थोड़ा सा और इसी में थ्योरी लिखते हैं। देखना, इस अवस्था में क्या अच्छा है, क्या बुरा है? समझना, इस अवस्था में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस नैतिकता का ज्ञान दंड पर आधारित होता है। ये बात समझ में आई होगी। एक बालक किस कार्य को अच्छा मान रहा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? चोरी करना अच्छी बात है और चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है?
वो कैसे सीख पाया? वो तब सीख पाया जब पिताजी ने कहा बेटा अगर तुमने चोरी की तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी। बात समझ पाई कि नहीं? तो उसने चोरी करना अच्छा है या बुरा, ये इस अवस्था में कैसे सीख पाया? सिर्फ दंड के आधार पर सीख पाया। तो ध्यान रखना कि कोई भी कार्य अच्छा है या बुरा है, उसका निर्णय भी इस अवस्था में किसके आधार पर होगा? तो सिर्फ दंड के आधार पर होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर हम कहें कि बेटा झूठ बोलना पाप है, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी पिटाई होगी, यानी कि वो यहां पर झूठ बोलना अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय भी किस आधार पर ले पा रहा है? सिर्फ दंड पर, कि हमने झूठ बोला था तो हम बहुत पिटे थे, पापा ने बहुत मारा था, अब हमें झूठ नहीं बोलना कभी। तो ध्यान रखना है कि क्या अच्छा क्या बुरा, इस प्रकार ध्यान रखना इस अवस्था में, सिर्फ ये नहीं कि आगे की अवस्थाओं में। आगे की अवस्थाओं में नैतिकता का आधार बदलेगा। इस अवस्था में नैतिकता का आधार दंड है, कि सिर्फ दंड के आधार पर ही वो बच्चा सीख पाएगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। दंड के आधार पर ही वो कहेगा कि हमें आज्ञा माननी अथवा नहीं माननी। यहां हिंज डिसाइड कर पा रहा कि चोरी करना अच्छी बात है या चोरी करना बुरी बात है। तो चोरी करना बुरी बात है, क्यों? क्योंकि हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी, पीटेगी अलग, तो दंड का भय है, इसलिए वो चोरी को क्या मान रहा? इस अवस्था में गलत मान रहा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए देखते हैं सर आगे, और देखना सर, समझना और समझना भी, और एक दो लाइन लिखते हैं, देखना एक लाइन और लिखते हैं। बच्चे नियमों की या बच्चे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखते हैं। मतलब क्या? बच्चे नियमों को निश्चित व निरपेक्ष रूप से देखते हैं। एक लाइन और लिख लें इसी में। एक लाइन और लिख लें इसमें। हम सारी लाइनें तुम्हें फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं सब। इसमें बच्चे दूसरों के इरादे और दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं। यानी कि बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा भी करते हैं। इसके बजाय नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखना सर, समझा रहे हैं आपको, देखना। देखना बस इतनी सी थ्योरी काफी है सर समझने के लिए। सुनना क्या कहा यहां पर। कहा है सबसे पहले तो यही कि इस अवस्था में हिंज क्या मानता है? हिंज से केवल सिर्फ उसी कार्य को गलत मानता है जिसके पीछे उसको क्या मिल रहा हो? दंड मिल रहा हो। अगर किसी कार्य के पीछे दंड नहीं मिल रहा तो वो उन सभी कार्यों को सही मानेगा, चाहे वो किसी का मर्डर करना हो, गला रेतना हो, हत्या करना हो, डकैती डालना हो, चोरी करना हो, किसी को पीटना हो, कुछ भी करना हो, वो सब कार्यों को सही मान रहा है। लेकिन वो उन कार्यों को कब गलत मानता? पिताजी ने कह दिया बेटा अगर तुमने छोटे भैया को मारा तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, यानी कि अगर हमने छोटे भैया को मारा तो हमारी भी पिटाई होगी, यानी कि अब उसने छोटे भैया को मारना गलत बात मान ली है। ये उसकी नैतिकता का आधार है। लेकिन किस आधार पर? सिर्फ पिता के दंड दिए जाने के आधार पर। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो अध्यापक तुम्हारी पिटाई लगाएंगे,
यानी कि वह होमवर्क भी किस आधार पर कर रहा है, सिर्फ अध्यापक के डर की वजह से। तो ध्यान रखना है कि बच्चे की नैतिकता, तो नैतिकता का आकलन दंड के आधार पर होता नहीं, तो वो कहता है, उसके लिए हमने सीधी आपको लाइन बताई है, वही कार्य गलत है जिसके लिए दंड दिया गया हो, अन्यथा कोई कार्य गलत नहीं, मैं तो उन सभी कार्यों को क्या मानूंगा, सही मानूंगा। अब बात अगर करें तो यहां पर हमने कहा है 2-3 लाइन कि क्या अच्छा क्या बुरा, इस अवस्था में भी नैतिकता का ज्ञान किस पर आधारित होगा, दंड पर। यानी कि अगर वो कहें कि दंड एवं आज्ञा पालन में क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका निर्णय किस आधार पर होता है, तो दंड के आधार पर होता है। अगर हम कहें बच्चे नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखते हैं, तो हमने क्या कहा है कि शुरुआत में ही आपसे कहा था कि वयस्कों के द्वारा बनाए गए मानक के आधार पर ही बच्चे क्या करते हैं, क्या सही है और क्या गलत। पिता ने कह दिया, यानी कि पिता ने, बच्चे नियमों को निश्चित व निरपेक्ष रूप से देखते हैं, यानी कि पिता ने कह दिया कि झूठ बोलना पाप है, समझना, अगर पिता ने कह दिया झूठ बोलना पाप है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की जान भी बच रही होगी, तो इस अवस्था का बालक झूठ नहीं बोलेगा, वो सही ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको केवल एक ही निश्चित और एक निरपेक्ष नियम पता है जो फिक्स है, उसको वो बदलना नहीं जानता। आप समझ पा रहे कि नहीं? जैसे देखा होगा कि एक छोटा बालक है, घर पे पापा हैं और फोन आए और पापा कहते हैं बेटा कह दो अंकल से कि पापा बाहर गए हैं, तो फोन पर कहेगा कि अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा बाहर गए हैं। यानी कि वो नियमों को क्या जानता है, निश्चित और निरपेक्ष रूप से क्या करता है, उसको देखता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो याद रखना है कि यहां पर जो बच्चे के जो लिए नियम है वो निश्चित व निरपेक्ष रूप से देखेगा, लेकिन साथ में ये भी, इसमें बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं, इसके वजह नकारात्मक परिणामों के डर पर क्या करते हैं, बच्चे ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब क्या, हम बच्चे से खूब कहते रहे कि बेटा तुम ये कार्य मत करना, ये कार्य करना गलत है। जैसे देखना, हम अपनी भाषा में उससे समझाएं कि एक बालक है और उस बालक को दूसरे कोई वयस्क हैं वो समझा रहे हैं कि बेटा ज्यादा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ज्यादा आइसक्रीम खाओगे तो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगी। लेकिन ये जो आप उसको थ्योरी समझा रहे हो, ये उसके पल्ले नहीं पड़ने वाले। आप खूब समझाते रहो अपने, यानी कि दूसरे के इरादे का मतलब है अपनी बात। हम बच्चे से ओरली अगर समझा रहे हैं कि बच्चा शायद इस बात को समझ जाए, तो बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं, यानी कि दूसरे क्या कहना चाह रहे उसको बच्चे नहीं समझ पाते। वो दूसरे के इरादे को सिर्फ एक ही माध्यम से समझते हैं, नकारात्मक परिणामों के डर पर। जब उनका ध्यान क्या कर दिया जाए, केंद्रित, कि तुमने अगर ज्यादा आइसक्रीम खाई तो हम तुम्हारी पिटाई लगाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ध्यान रखना है, ये सब है थ्योरी, चूंकि ये पेपर में, चूंकि थ्योरी पेपरों में पूछी जाने लगती है, तो उसको भी ऐड कर दिया है कि अगर कहीं से भी कुछ भी आए तो वो आपको सब पता होना चाहिए। 3-4 लाइनें हैं, ज्यादा है नहीं। इस अवस्था में बालक दंड एवं आज्ञा मानता है ताकि उसे दंड मिल सके। दूसरा कहा है हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस उसे पीटेगी, तो हिंज इसलिए दवा नहीं चुरा रहा क्योंकि उसे कार्रवाई का डर है, उसे पुलिस के द्वारा पीटे जाने का डर है। नहीं तो वो तो सब कार्यों को गलत सही मानता है जिसके पीछे दंड ना मिल रहा हो, लेकिन दंड मिलेगा तो फिर वो उस कार्य को नहीं करेगा। एक बालक भी अगर देखा जाए तो बालक भी केवल उन्हीं कार्यों को गलत मानेगा जिस कार्य के पीछे क्या मिल रहा हो, बालक को कोई ना कोई दंड मिल रहा हो। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पर ध्यान रखना है आपको। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, बताइए सर। हमने आपको और भी एग्जाम्पल दिए हैं, अगर बात समझ में आती है कि नहीं आती है। जैसे कि एक बालक है, उसके पास 10 पेंसिलें हैं, अपने बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को एक भी पेंसिल नहीं दे रहा है, लेकिन मां आती है और कहती है बेटा तुम पेंसिल देते हो कि हम डंडा लेके आए, तो चुपचाप उसमें से एक पेंसिल अपने भाई को दे देगा। तो ये उसने एक पेंसिल जो दी है वो किसके कारण दी है? वो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के आधार पर दी है। बात समझ पाए कि नहीं? चलें आगे अब, ठीक है, चलना आगे समझना। इसके बाद दूसरी अवस्था लेते हैं कि दूसरी अवस्था क्या कह रही है, उसको और समझ लेते हैं। देख, दूसरी अवस्था है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। कई नाम है इसके, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता। इसी का नाम है परस्पर उद्देश्य अभिमुखता।
और इसी का और नाम है व्यक्तिवाद और विनिमय। इसी का अगर नाम कहें तो इसी का नाम है बाह्य सापेक्षतावादी अभिविन्यास। अब देखना सर, समझते हैं। सारे नाम एक ही हैं, अवस्था का नाम तो एक ही है, बस केवल अलग अलग जगह जो है वो लिखे गए हैं, तो उनको केवल समझ लेते हैं। देखना है क्या, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, या जिसको कहा जाता है परस्पर उद्देश्य अभिमुखता, या इसी को कहा जाए व्यक्तिवाद और विनिमयवाद, या कहा जाए बाह्य सापेक्षतावादी अभिविन्यास। अब समझते हैं सर कि आखिर ये है क्या, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, समझना। देखना सर, तो पहले कुछ पॉइंट लिख लेंगे इसके, फिर इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, सुनना। तो पहले जो शब्द लिखा है कहां गया, ये लिखा व्यक्तिवादी और विनिमयवादी कहा जाए, या सापेक्षतावादी कहा जाए। जो ये विनिमय शब्द दिया है, सापेक्षतावादी दिया गया है, व्यक्तिवाद दिया गया है, या परस्पर उद्देश्य अभिमुखता दिया है, या यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता दिया है। इसका मतलब समझते हैं क्या, कि इसका मतलब है क्या। तो इसका मतलब लिख लेते हैं। देखना सर, इसका मतलब समझना है कि आखिर ये विनिमयवाद और सापेक्षतावादी का मतलब है क्या। देखिए, विनिमयवाद और सापेक्षतावादी का मतलब है, विनिमय शब्द तो सुना ही होगा, विनिमय शब्द तो सुना ही होगा। विनिमय का मतलब क्या है, हम इसकी और सरल भाषा लिखते हैं आदान प्रदान। से हम कहते हैं वस्तुओं का विनिमय कर रहे हैं, वस्तुओं का विनिमय कर रहा है। जैसे कोई देश है, जो माल हमारे पास अधिक है उसका हम क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, निर्यात कर देते हैं, और जिस माल की हमारे पास कमी है उस माल को हम अपने यहां पर क्या कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। विनिमय का मतलब भी क्या है, आदान प्रदान, ठीक है ना। सापेक्षतावादी का मतलब है, जो चीजें आपने हमें दी हैं, जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ती है तो जो चीज हमारे पास होगी उसी प्रकार हम आपको देंगे जैसे आपने हमको वो चीजें दी थी, वो सापेक्षतावादी है। सापेक्षता मतलब एक दूसरे के प्रति, जैसे आपने विनिमय का मतलब है एक दूसरा, वही मतलब आपका सापेक्षतावादी से। अब तो फिर यहां पर विनिमयवाद का मतलब क्या, इनके सिद्धांत में विनिमयवाद क्या कर रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के। तो लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब, एक एग्जाम्पल लेते हैं बालक के संदर्भ में, उससे समझ में आएगा कि आखिर ये विनिमयवाद है क्या। इन्होंने कहा एक क्लास थी, उसमें 2 बच्चे थे, ऐसे 3 से तो कई बच्चे होंगे। अब ये जो ये लड़का है, ये रामू है इसका नाम, ये श्यामू है इसका नाम, इसका नाम मोहन है। आज रामू का जो पेन है वो लेके नहीं आया, या पेन जो है उसका क्या हो गया है, खत्म हो गया है, लिख रहा था पेन खत्म हो गया, या पेन जो है वो घर से लाना भूल गया। समझना, पेन जो है वो घर से लाना भूल गया। इस रामू ने श्यामू से पेन मांगा क्या कि भाई मैं पेन भूल आया हूं, मुझको पेन दे दे। श्यामू कह रहा नहीं, मैं तुझको पेन नहीं दे रहा हूं, मेरी कि मैं आपको तुम्हें पेन नहीं दूंगा। श्यामू के पास है पेन, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसके पास भी एक पेन है एक्स्ट्रा, इसके पास भी है। उसके बाद भी ये श्यामू कह रहा है कि नहीं, मैं आपको पेन नहीं दूंगा, अपने पेन से लिखो। हम क्या होता है आपका अपना पेन। देखा होगा 2 बच्चे छोटी क्लास में हैं, आज हम पेंसिल टूट गई या पेंसिल हम नहीं लाए,
बगल वाले के पास खूब ड्राम बॉक्स भरा रखा, लेकिन वो नहीं देगा और छुपा लेगा कि इसका होमवर्क ना हो। तो ये जो है, इसने श्यामू से पेन मांगा, लेकिन श्यामू ने पेन नहीं दिया। लेकिन मोहन से पेन मांगा तो मोहन ने क्या कर दिया, इसको पेन लिखने के दे दिया। अब देखना, आज जरूरत रामू को थी, रामू ने पेन उसके पास नहीं था, तो इसने पेन मांगा श्याम से, श्यामू से, श्यामू ने पेन नहीं दिया, पेन किसने दिया, मोहन ने। अब कुछ दिन बाद जरूरत किसको पड़ गई, श्यामू को। अब कुछ दिन बाद जरूरत किसको पड़ गई, श्यामू को। अब श्यामू के पास पेन नहीं है, पेन आज वो नहीं लाया। अब रामू के पास पेन है और ऐसे बैठ के मुस्कुरा रहा। अब देखते हम तुम्हें। अब ये इससे मांगे भी और ना भी मांगे तो ये कहता, मैं तो तुमको पेन नहीं दूंगा, तुम्हें कितनी भी जरूरत पड़ जाए हम तुमको पेन नहीं देंगे, लेकिन हाँ मोहन ने मेरी मदद की थी, अगर मोहन को जरूरत होती तो मैं पेन जरूर दे देता। लो मोहन, तुम्हें लेना हो तो ले लो। बात समझ पाए कि नहीं। जैसे और एग्जाम्पल है, जैसे कि बचपन में तुमने देखा होगा कि भैया तुम एक दिन स्कूल नहीं गए, उस दिन का होमवर्क आपका छूट गया, और होमवर्क छूट गया तो आपने किसी से कॉपी मांगी, उसने कॉपी देने से मना कर दिया कि भैया हमारे पास नहीं है कॉपी, हम भूल आए हैं घर पे। उसने किसी प्रकार किसी दूसरे से कॉपी लेके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब वो इस बात को ध्यान रखेगा कि इसने मुझे जरूरत पड़ने पर कॉपी नहीं दी थी। अब जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी इसको कोई काम नहीं करूंगा। बात समझ पा रहे कि नहीं। और अब जरूरत अगर इस व्यक्ति को किसी की पड़ गई, हो सकता पेन की पड़ जाए, किसी और चीज की पड़ जाए, ये कह देगा मेरे पास नहीं है। बात समझ पाई कि नहीं। तो विनिमय कब कहलाया, विनिमय तब कहलाया कि तुम भैया जरूरत पड़ने पर तुम हमको पेन दो, तो जरूरत पड़ने पर हम तुमको कॉपी देंगे। यही तो आदान प्रदान हुआ, इसी को तो हम क्या कहेंगे, विनिमय कहेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो यहां पर यह कहता है, अब बस ये थ्योरी को गायब करते हैं, अब सिद्धांत पर लौट आते हैं। ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है वो विनिमयवाद के अंतर्गत तो बच्चा काम करेगा, बच्चा एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान तो करेगा। बच्चे की जो नैतिकतावादी जो दूसरी अवस्था में है, इसमें बच्चा एक दूसरे के साथ काम तो करेगा, लेकिन उसकी जो नैतिकता का आधार होगा वो सिर्फ विनिमयवाद होगा, विनिमयवाद या सापेक्षतावाद होगा। अर्थात वह अपनी वस्तुओं को या अपनी वस्तुओं को उसी व्यक्ति को देना पसंद करेगा जिसने उसको कभी कोई वस्तु दी। आप समझ पाए कि नहीं विनिमयवाद का मतलब। यानी कि आज हमें जरूरत है तो हमारी इसने राम ने मदद की तो हम राम को ही वो कॉपी देंगे, अगर श्याम ने मेरी मदद नहीं की तो हम उसको कॉपी नहीं देंगे। देखा होगा कि दो बच्चे हैं, आज 10 रुपए लेके आए हैं, वो कह रहा चलो आज हम टिक्की, वो 10 रुपए लिए, वो कह चलो आज तो हम पानी की टिक्की पिला दो, कल हम 10 रुपए लेके आएंगे तो हम तुमको भी पानी की टिक्की पिलाएंगे। यानी हम तुम्ही को 10 रुपए की तुम्ही को सिर्फ पानी की टिक्की इसलिए पिलाएंगे क्योंकि आज तुम हमको पिला दो। तो आदान प्रदान दोनों एक दूसरे में कर लेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, मतलब बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर। बात समझ पा रहे कि नहीं। मतलब मेरे पास 10 पेंसिलें तो हैं, लेकिन 10 पेंसिल में से एक पेंसिल मैं उसी को दूंगा जिसने मुझे जरूरत पड़ने पर पेंसिल दी थी। मैं उसे तो बिल्कुल भी पेंसिल नहीं दूंगा जिसने मुझे पेंसिल नहीं दी थी। तो इसमें जो विनिमयवाद का जो रूल लागू है या सापेक्षतावादी का रूल लागू है, वो कह रहा है कि जिसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है मैं भी उसी के साथ क्या करूंगा, उसी प्रकार का व्यवहार का प्रदर्शन करूंगा। इंग्लिश में शब्द सुना होगा टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये आया है पेपर में, जैसे को तैसा। यानी कि लॉरेंस कोहल वर्ग का कौन सा सिद्धांत है या कौन सी अवस्था है जो जैसे के तैसे सिद्धांत पर काम करती है। यानी आप मेरे लिए काम करोगे तो मैं आपके लिए कार्य करूंगा। दो बच्चे देखा होगा कि घर में ही दो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। एक टॉफी लेके आया, मम्मी ने 4 टॉफी दिला दी, तो उसने छोटे भैया को 2 टॉफी दे दी, या टॉफी दे रहा है अपनी हम उम्र को ही, तो उससे यह शर्त रख लेगा कि देखो जब तुमको मम्मी टॉफी दिलाएंगी तो तुम भी उनमें से 2 टॉफी हमें दोगे, तब हम तुम्हें टॉफी दे रहे, नहीं तो हमारी टॉफी वापस कर दो। यानी कि उसकी जो नैतिकता रहेगी वो किस पर आधारित रहेगी, विनिमयवाद पर आधारित रहेगी कि आप जो वस्तु हमें दोगे तभी हम वो वस्तु आपको क्या करेंगे, लौटाएंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं।
आपने देखा होगा कि बच्चों की, हम इसको बहुत तुम्हें पूरा शिक्षण भी कवर करा रहे हैं और फिर हिंज की थ्योरी तो बाद में ऐड कर ही रहे हैं, समझने की कोशिश करना सर, हम अभी और लिख रहे हैं। देखना इसका मतलब क्या, इसमें दो चीजें ऐड करते हैं, विनिमयवाद और सापेक्षतावादी में। पहले विनिमयवाद और सापेक्षता मतलब समझ गए, अब थोड़ा सा बैक जाते हैं, बैक फिर समझते हैं, फिर वापस आगे आते हैं। बैक का मतलब क्या है, पहली अवस्था समझना, या यूं आप पहली अवस्था पर आओ। तो पहली अवस्था में क्या कहा, दंड एवं आज्ञा पालन में हिंज की थ्योरी याद करो। हिंज की थ्योरी क्या कहती है, हिंज कहता है मैं तो दवा चुराना तभी गलत मानूंगा जब मुझको पुलिस पीटेगी, तो फिर मुझको दवा नहीं चुरानी चाहिए। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि हिंज कह रहा है कि मुझको दवा नहीं चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दवा अगर मैंने चुरा ली है तो मुझको पुलिस पीटेगी। ये नहीं कह रहा दवा चुराना गलत बात है, नहीं, दवा चुराना कोई गलत बात नहीं। दवा चुराना इसलिए गलत बात दवा चुराना इसलिए गलत बात है क्योंकि मुझको पुलिस पीटेगी तो मैं पिट जाऊंगा, दंड पाऊंगा, इसलिए दवा चुराना गलत बात है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पर उसके लिए पहली अवस्था में दवा चुराना क्या थी, गलत बात थी। और गलत क्यों थी? क्योंकि इसके पीछे वो क्या पा रहा था, दंड पा रहा था। लेकिन आगे की अवस्था जो दूसरी अवस्था आई है, इसमें कह रहा है कि ये दूसरी अवस्था जो है वो बच्चे के स्वार्थ से प्रेरित है। ये जो दूसरी अवस्था जो है वो बच्चे के स्वार्थ से प्रेरित है। स्वार्थ से कैसे? इन्होंने कहा है कि दवा, हिंज को दवा चुराने के आरोप में अगर दंड मिल रहा है तो मिल जाने दो। दवा चुराने के आरोप में दंड मिल रहा है तो मिल जाने दो, लेकिन साथ में दवा के चुराने के बाद से हमको फायदा भी तो हो रहा है, प्रॉफिट भी तो हो रहा। एक तो हमको दवा के पैसे नहीं देने पड़ रहे, दूसरा हमारी पत्नी भी ठीक हो जा रही, तो हमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब पुलिस कौन सा भी पकड़ रही, अभी तो रात है, रात को तो दवा चुरा लेते हैं, जब पुलिस पकड़ेगी तब देखा जाएगा, तब दंड पालेंगे। बात समझ पाई कि नहीं? तो यहां पर दो चीजें हम लेनी है, एक विनिमयवाद सापेक्षतावादी के सिद्धांत पर भी काम करेगा ये आपका अवस्था, और दूसरी ये जो है वो आपकी स्वार्थ से प्रेरित रहेगी, और स्वार्थ से भी ऐसी प्रेरित रहेगी, यानी कि जो विनिमयवाद भी होगा वो विनिमयवाद भी स्वार्थ से प्रेरित होगा। क्यों? हम उसी को वस्तु देंगे जिसने जरूरत पड़ने पर मेरी मदद की थी, तो इसमें मेरा स्वार्थ शामिल है कि भैया तुमने जरूरत पड़ने पर मुझे कॉपी दी थी, इसलिए हम तुमको कॉपी दे रहे हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर? तो ये दोनों के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन पूरी लाइन यदि ये कहें तो बच्चा वस्तुओं का आदान प्रदान तो करता है, लेकिन स्वार्थ से प्रेरित होकर। बच्चा 5 रुपए की टिक्की तुम्हें तभी पिलाएगा, उसे लालच है कि कल तुम 10 का नोट लेके आओगे तो तुम मुझे भी 10 रुपए की टिक्की पिलाओगे। बात समझ पा रहे कि नहीं सर? समझने की कोशिश करो सर, हम बहुत में मतलब एकदम जितना कुछ है इसमें वो अधिकतम से अधिकतम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉइंट शेष ना रहे। हमने कहा भी है कि इसके पहले जो हमने पढ़ाया है वो थोड़ा मतलब इससे कम ही पढ़ाया है, इस बार जो पढ़ा के दे रहे हैं ये और ज्यादा डीप में है, और लगभग 1-1.5 साल तक भी अगर कोई एग्जाम होता है 2 साल तक, तो इतना वैलिड रहेगा कि आप इसी में से पेपर कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपग्रेड होती रहती हैं और बराबर अभी भी हुई हैं, तो उन किताबों से भी पूछा जाने लगा है। आप भी जानते हो सर कंपटीशन बराबर बढ़ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा। जब आप डिटेल में समझोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि पेपर उस स्तर का आता है तो फिर आप लोग कर नहीं पाते हो। तो यहां पर क्या कहा, यांत्रिक सापेक्षता सिद्धांत क्या है, परस्पर उद्देश्य अभिमुखता क्या है, व्यक्तिवाद विनिमय क्या है, बाह्य सापेक्षतावादी क्या है। तो हम जो कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद विनिमयवाद, तो विनिमय सापेक्षतावाद से हमने स्टार्ट किया और हमने इसको डिटेल में तुम्हें समझाया। 2 बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वाहवाही होगी। एक बच्चा दूसरे को पेंसिल ले रहा है इसलिए नहीं कि पूरी क्लास के बच्चे ताली बजाएंगे, वाह वाह तुमने क्या बढ़िया है, तुमने उसकी जरूरत पड़ने पर हेल्प कर दी। नहीं, वो इसलिए दे रहा है, वो स्वार्थ से प्रेरित है कि आज मैं इसको दे रहा हूं, हो सकता कल ये हमें दे देगा, या उसने कभी दी हो इसको पेंसिल, तब जाके वो क्या करेगा, किसी वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा। यहां पर हिंज जो है वो, अब हिंज कैसे स्वार्थ से प्रेरित है? हिंज इसलिए स्वार्थ से प्रेरित है, वो कह रहा कि हम इस दवा व्यापारी को पैसे कह तो चुके कि हमारे पास पैसे नहीं है, और फिर भी ये महंगी दामों पर दवा को बेच रहा है, तो इसका महंगे दवा पर बेचना गलत है। इससे तो भाई बढ़िया है कि हम दवा को चुरा के अपना फायदा ही कर लें। समझ पाए कि नहीं? इसने भी तो हमारे साथ अन्याय किया है, ये हिंज कह रहा है, इसने भी हमारे साथ अन्याय किया। क्या किया? दवा के महंगे दाम कर दिए, उतना पैसा भी हमारे पास नहीं है,
तो जैसे इसने दवा के महंगे दाम किए हैं, वैसे ही हम चुपके से इसकी दवा को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो हमें फायदा भी हो जाएगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, पत्नी भी बच जाएगी। पुलिस जब पकड़ेगी तब पिट लेंगे। कौन सा अभी पिट रहे हैं, जब पकड़े जाएंगे तभी तो पिटेंगे, हो सकता हम पकड़े ही ना जाए। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां सिर्फ किस पर फोकस कर रहा है, वो स्वार्थ पर, अपने फायदे को देख रहा है। तो दूसरा सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना है कि स्वार्थ से प्रेरित तो होगा, लेकिन वो रिलेटेड किससे रहेगा, विनिमयवाद या सापेक्षतावाद। इसलिए इसका नाम ही है यांत्रिक सापेक्षतावाद, परस्पर उद्देश्य अभिमुखता, बाह्य सापेक्षतावादी, व्यक्तिवाद और विनिमय। व्यक्तिवाद का मतलब क्या है, व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होकर ही क्या करेगा, विनिमय करेगा। बात समझ पाए कि नहीं? वाह्य सापेक्षतावादी का मतलब, वाह्य का मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे को कोई वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, उस अभिविन्यास को बताया गया है। लेकिन इस अवस्था में दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान स्वार्थ पर आधारित रहेगा, वही अवस्था दूसरी अवस्था कहलाएगी। ये नहीं कि चार लोग हमारी तारीफ करेंगे, भैया हम ऐसा काम कर रहे, नहीं, वो नहीं आएगा इस अवस्था में। अगर हम कहें परस्पर उद्देश्य अभिमुखता या यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, तो परस्पर उद्देश्य अभिमुखता की अगर बात करें कि परस्पर उद्देश्य, भाई आपका उद्देश्य पूरा हो जाए हमारी सहायता से, तो हमारा उद्देश्य भी आपकी सहायता से पूर्ण हो जाए, यानी एक दूसरे की मदद से कार्य चलता रहे। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो बात समझ में आई होगी। अब अगर कहें थोड़ा सा और इसमें लिख भी लेते हैं और समझा भी लेते हैं थोड़ा सा और, इसी को थोड़ा सा और समझते हैं सर। देखना सर, समझना जरा, जहां भी कोई दिक्कत हो तो पूछना। हम पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फिर वही पॉइंट आपको समझा दे देंगे ताकि आप समझ पाओ। बालक इस अवस्था में स्वार्थ से प्रेरित रहता है या स्वार्थ से प्रेरित होता है, या यूं कहें बालक इस अवस्था में स्वार्थ से प्रेरित होकर ही वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। अगला पॉइंट कहें इसी में, ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हैं जो पूछ लिए जाएंगे, तो वो इसी से रिलेटेड रहेंगे। पूछा जाएगा बताओ किस अवस्था में बच्चा स्वार्थ से प्रेरित होकर वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, तो अपने खुद के स्वार्थ से प्रेरित होकर वह दूसरी अवस्था में वस्तुओं का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। समझना। हिंज के संदर्भ में क्या पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो हिंज के संदर्भ में भी समझ लेते हैं कि हिंज के संदर्भ में देखना, हिंज के संदर्भ में यहां पर जो पूछा जाएगा तो क्या, हिंज के संदर्भ में पूछा जाएगा कि हिंज उसी कार्य को गलत मानता है जिसके पीछे क्या मिल रहा हो, दंड मिल रहा हो, वही कार्य हिंज के लिए क्या है, गलत है। लेकिन यहां कह रहा है दूसरी अवस्था में हिंज के अनुसार कि हिंज किस कार्य को गलत मानता है, वो कहता है कुछ कार्य, यानी कि कुछ कार्य करना गलत भी है तो भी कर देना चाहिए। यदि उससे हमें फायदा हो रहा हो। मतलब क्या, मतलब ये यहां पर हिंज कहता है कि चोरी करना गलत बात है, दंड मिलेगा, चोरी करना गलत बात है, फिर भी चोरी कर दो। क्यों? क्योंकि उससे फायदा तो हो रहा, पत्नी की जान बच जा रही, पैसा भी नहीं देना पड़ रहा। बात समझ पाए कि नहीं? तो यदि कहें इस अवस्था में हिंज जो है वो किससे प्रेरित है, या हिंज के संदर्भ में क्या है, तो हिंज कहता है कुछ कार्य करना गलत भी है, चोरी करना गलत बात है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी उस कार्य को कर दो यदि उससे हमको क्या हो रहा हो, फायदा हो रहा हो। एक चीज और ध्यान रखना, पहली जो अवस्था रहेगी उस पहली अवस्था का विरोध हमेशा दूसरी अवस्था करेगी। हर चरण में पहली अवस्था जो कहेगी उसी पहली अवस्था का विरोध हमेशा दूसरी अवस्था करेगी। हर स्तर में पहली अवस्था, पहले स्तर में इस पहले स्तर की पहली अवस्था में क्या कहा गया, चोरी करना गलत बात है, उसके लिए दंड दिया जाता है। इसमें कह रहा चोरी करना गलत भी है तो भी चोरी कर दो,
क्यों? क्योंकि अगर उससे अपना क्या हो रहा हो, फायदा हो रहा हो। बाद में देखेंगे दंड, अभी कौन सा दंड मिल रहा, बात समझ पाए? तो दोनों में संदर्भ में समझना है सर, हम दोनों को मैं समझा रहे हैं। ये स्पेशली कोहल वर्ग का सिद्धांत है, ये वो सीधा समझाया है। ये कोहल वर्ग के सिद्धांत का शैक्षिक प्रयोग है। शैक्षिक प्रयोग का मतलब जो उनके शैक्षिक अनुप्रयोग कि आखिर शिक्षण में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शिक्षण में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने दोनों को तुम्हें लिखाया है। ये बालक किस अवस्था में स्वार्थ से प्रेरित होकर वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, यानी कि वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो अवस्था पूछ रहे हैं बच्चे के स्वार्थ से, तो वो आदान प्रदान वाली जो अवस्था है, विनिमय वाली, उसी में रहेगी। और इसमें अगर कुछ कार्य करना गलत भी है तो भी कर दे। अगर हिंज, तो हिंज किस अवस्था में है, तो वो भी आपका किसी अवस्था में, इसी अवस्था में। बात समझ पाए कि नहीं भाई? अगर हम कहें कि बालक, अध्यापक कहते हैं क्यों तुम्हारे पास 2 पेन है, तुम इसको पेन नहीं दे सकते? कहा नहीं, हमने नहीं दिए पेन। क्यों? क्योंकि इसने भी तो हमारी जरूरत पड़ने पर मदद नहीं की। तो एक प्रकार से वो कह रहा है हम उसी को वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, जो व्यक्ति हमें वस्तु देगा, हम उसी को अपने खिलौने से खेलने देंगे, जो अपने जिसके पास अपने खिलौने हैं वो हमें अपने खिलौने से खेलने देगा। 2 बच्चे के पास माता पिता ने खिलौने दिलाए, दोनों का अलग अलग, एक का घोड़ा है एक का हाथी, वो कहेगा तुम हमें हाथी से खेलने दो, तब तुम हमें घोड़े से खेलने दोगे। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर स्वार्थ से प्रेरित होकर आदान प्रदान होगा, तो वो भी आपकी दूसरी अवस्था ही होगी। अब अगर कहें यहीं पर देख लें सर, एक लाइन और लिख लें सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आप नीचे लिखना, हम ऊपर लिख ले रहे, या हम ही ऊपर नीचे ही लिख दे रहे, नहीं तुम गड़बड़ कर लो। बालक स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, या यूं कह सकते हो बालक स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि बालक सबसे पहले तो अपनी खुद की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, मतलब वही स्वार्थ से रिलेटेड पॉइंट रहेगा। लेकिन कभी कभी दूसरों की आवश्यकता की भी पूर्ति कर देगा या कर देता है। अब ये लाइन आपको समझनी है कि बालक वैसे तो स्वयं की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है, लेकिन कभी कभी वह दूसरों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर देता है। लेकिन दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कब करेगा, ध्यान रखना है, वो भी दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कभी करेगा जब वह केवल एक पॉइंट देखता हो, समझना, जब वह कार्य उसके खुद के हित में किया गया हो। मतलब यहां पर बच्चा वैसे तो स्वयं की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करता है, लेकिन दूसरे की आवश्यकताओं की भी बालक क्या कर देगा, पूर्ति कर देगा। यानी कि दूसरों के लिए भी कोई कार्य कर देगा, लेकिन वो भी तब करेगा जब उस किए गए कार्य को वो अपने हित में देख रहा हो। अपने हित का मतलब दूसरों के आवश्यकता की पूर्ति तब करेगा जब, ध्यान रखना, जब वो अपना हित उसमें देख रहा हो। जैसे उसको मोबाइल से खेलना है, अब मोबाइल से अगर खेलना है और पिताजी मोबाइल लिए हैं, अब उसको मोबाइल चाहिए कि भैया मोबाइल मिल जाए और हम गेम खेलने लगे, तो मोबाइल कैसे पाए, इसके लिए पिताजी ने अगर कोई कार्य दिया है कि बेटा जाओ एक गिलास पानी ले आओ, जाओ बेटा टीवी का रिमोट उठा दो, तो वो तुरंत उस कार्य को कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसका खुद का प्रॉफिट छिपा हुआ है। क्योंकि पिताजी किसी दूसरे कार्य में व्यस्त होंगे तो मोबाइल हमको क्या कर जाएगा, मिलने खेलने मिल जाएगा। बात समझ पा रहे? तो यहां पर अगर कहें बालक वैसे तो स्वयं की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं, यानी कि जो भी कार्य रहेगा उनके स्वार्थ पर आधारित रहेगा, लेकिन कभी कभी वह दूसरों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। लेकिन वो भी कब, जब
वह कार्य उसके सर्वोत्तम हित में हो, यानी कि वह कार्य, यानी कि वह कार्य उसके सर्वोत्तम हित में हो। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, पहले ये बताओ सर, बोलिए सर, बोलना सर, समझ में आया कुछ कि नहीं आया? अगर हम कहें कि एक व्यक्ति के पास 10 पेंसिल हैं और वह दूसरे बालक को एक पेंसिल भी नहीं दे रहा है, और वो कहता है मैं इसलिए इसको पेंसिल नहीं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसने मुझे उस दिन का वर्क करने के लिए कॉपी नहीं दी थी। तो बालक जो है वो किस अवस्था से प्रेरित रहेगा? लॉरेंस कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था से क्या रहेगा? प्रेरित रहेगा। ठीक है, बताओ अगर कोई डाउट है तो। हमने बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया और बहुत ज्यादा इसको समझा दिया, लेकिन समझ में तो आया होगा, पहले ये बताओ कि नहीं आया।